अस्सलामुअलैकुम। एंजाइम का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और आज हम कुछ फैक्टर देखेंगे जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इफ़ेक्ट करते हैं। यानी ये ऐसे फैक्टर है, अगर इसको हम कम या ज़्यादा कर लें तो इससे एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो भी कम और ज़्यादा हो सकती हैं, और अगर हद से ज़्यादा कर ले तो एंजाइम जो है वो डेड यानी डीनेचर भी हो सकते हैं। तो वो फैक्टर है टेम्परेचर, पीएच, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और इनहिबिटर्स। टेम्परेचर और पीएच को मैंने एक साथ लिखा है और इसको कंपेयर करते हैं ताकि अच्छी तरीके से समझ आ जाए। एंजाइम अगर आप चाहते हैं कि ये बेस्ट फंक्शन परफॉर्म कर ले तो ये होगा ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर। इस तरह ऑप्टिमम पीएच के ऊपर जो एंजाइम है वो अपना फंक्शन बेस्ट परफॉर्म करता है। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच क्या है? ऐसा टेम्परेचर, ऐसा पीएच जिसके ऊपर एंजाइम अपना काम फास्टेस्ट यानी तेज़ी से और इफेक्टिवली और अच्छी तरीके से परफॉर्म करता हो, तो ऐसी टेम्परेचर की वैल्यू और ऐसी पीएच की वैल्यू को हम कहेंगे कि ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ऑप्टिमम टेम्परेचर है एंजाइम के लिए वो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्टिमम पीएच है 7 to 8। पीएच से मुराद है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन यानी एसिडिटी और बेसिडिटी। अगर 7 है पीएच तो वो न्यूट्रल है, अगर 7 से ज़्यादा है तो वो सोल्यूशन बेसिक है, और अगर 7 से नीचे है तो वो सोल्यूशन एसिडिक है। आपको पता है कि जो ब्लड की पीएच है वो है 7.4। हम कहेंगे कि स्लाइटली अल्कलाइन, अल्कलाइन का मतलब स्लाइटली बेसिक है। तो यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एंजाइम बेसिक सोल्यूशन के अंदर अपना फंक्शन बेस्ट परफॉर्म करता है। टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर ले ऑप्टिमम वैल्यू से यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो एंजाइम जो है वो डीनेचर होगा। इस तरह अगर ऑप्टिमम पीएच की वैल्यू भी ज़्यादा होती हैं या कम होती है तो तब भी एंजाइम डीनेचर होते हैं। यहाँ आप गौर कर ले, अगर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर से अबाव जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा करते हैं, तब एंजाइम डीनेचर होगा। लेकिन अगर हम पीएच को कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, दोनों तरीक़ों से फिर एंजाइम डीनेचर होगा। और क्यों डीनेचर होगा? क्योंकि जब हम पीएच को डिस्टर्ब करते हैं, कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, तो जो एक्टिव साइट है, आपको पता है कि एंजाइम के अंदर एक ख़ास पोर्शन है जिसको हम एक्टिव साइट कहते हैं, यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे एमाइनो एसिड होंगे क्योंकि एंजाइम प्रोटीन है और प्रोटीन बना होता है एमाइनो एसिड से। तो एक्टिव साइट के अंदर जो एमाइनो एसिड हैं इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी क्योंकि अब हमने पीएच चेंज किया है, और पीएच से एमाइनो एसिड की जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जाएंगे। अगर प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगे तो यहाँ पे एक्टिव साइट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। तो लिहाजा ये फिर सबस्ट्रेट यानी रिएक्शन को फिर कंटिन्यू नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये फिर सबस्ट्रेट को एकोमुलेट जमा नहीं कर सकेगा, पिक नहीं कर सकेगा। तो इससे हम कहेंगे कि एंजाइम अब काम के लायक ही नहीं रहा, तो हम कहेंगे ये डीनेचर हो चुका है। ये तो हमने एक जनरल बात की। कुछ एंजाइम के लिए आपको यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर की वैल्यू दी गई है, जिसके लाइपेज है पेंक्रियाज के अंदर वो 8 पीएच है उसके लिए ऑप्टिमम। इस तरह यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो आता है पेप्सिन का। पेप्सिन ऐसा एंजाइम है जो कि स्टोमक के अंदर जो अपना डाइजेशन उसका प्रोसेस करता है, और आपको पता है कि स्टोमक के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर एसिड है तो वो 7 से वैल्यू बिल्कुल कम आएगी। लिहाजा स्टोमक के अंदर एसिडिटी है, पीएच तो लाजमी बात है बहुत कम होगा। तो पेप्सिन ने अपने आप को अडाप्ट किया है, तो वो 1.5 से लेकर 1.6 के दरमियान भी काम कर सकता है। इसके अलावा आखिरी में आप देख ले कि टलेज वो न्यूट्रल कंडीशन के ऊपर बेस्ट परफॉर्म करता है। तो लिहाजा ये जो वैल्यू दी गई है इन एंजाइम के लिए, ये जो पीएच है वो ऑप्टिमम है, और ऑप्टिमम मतलब यानी इन ही वैल्यू के ऊपर ये एंजाइम जो है वो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, फास्टेस्ट करता है और इफेक्टिव करता है। इससे कम ज़्यादा करेंगे थोड़ा बहुत तो तब भी काम करेगा, लेकिन इफेक्टिवली और अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा। तो ये सेक्शन था पीएच का, और आप देख रहे हैं किस तरह पीएच जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी को असरअंदाज करता है। फिर आते हैं टेम्परेचर के ऊपर। आपको पता है कि बॉडी के टेम्परेचर है 37, और एंजाइम अपना जो फंक्शन बेस्ट परफॉर्म करता है वो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो रेट ऑफ एंजाइम, स्पीड ऑफ एंजाइम भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम कहेंगे कि टेम्परेचर और एंजाइम की एक्टिविटी के दरमियान डायरेक्टली रिलेशन है।
क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है, काइनेटिक एनर्जी, वो इंक्रीज़ होता है, यानी वो चीज़ें फिर फास्टली मूव करता है। और अगर एंजाइम फास्टली मूव करता है तो डेफिनेट बात है वो फिर फास्टली उस रिएक्शन को प्रोसीड करेगा, फास्टली सबस्ट्रेट को जल्दी सबस्ट्रेट को अटैच होगा और जल्दी उसको प्रोडक्ट में चेंज करेगा। ऊपर आप रेड लाइन में देख लें, मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर सिर्फ इंक्रीज़ करने से ख़तरा है। अब डिक्रीज़ करने से क्या होगा, जैसे कि पीएच को आप इंक्रीज़ करोगे तब भी ख़तरा है, डिक्रीज़ करोगे तब भी ख़तरा है। लेकिन टेम्परेचर में अगर हमने लोअर डिक्रीजिंग की बात नहीं की तो आप याद रख लें, अगर आप टेम्परेचर जितना डिक्रीज़ करेंगे एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो स्लो होगी। आपको पता है ना, डायरेक्टली रिलेशन है, जैसे मैंने आपको बोला, जैसे कि आप ज़्यादा करेंगे 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो एक्टिविटी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, हरकत ज़्यादा होगा। इस तरह अगर आप टेम्परेचर को घटाओगे, कम करोगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी और मूवमेंट कम होगा। और इसके अलावा जो है वो एंजाइम अपना फंक्शन जो है वो स्लोली परफॉर्म करेगा, लेकिन अपना फंक्शन स्टॉप नहीं करेगा। ये आप बात याद रख लें। तो यहाँ तक कि एंजाइम जो है वो अगर आप फ्रीज़ कर ले, आइस में भी रख ले, तब भी वो काम कर लेगा, लेकिन डीनेचर नहीं होगा। और कुछ एंजाइम बुक में दिए हैं, आपको एमसीक्यूज़ के लिए याद रखने हैं कि उसने अपने आप को अडॉप्ट किया है, जिसके एंजाइम है आर्टिक स्नो फ्ली, और वो बहुत ही विंटर कंडीशन में काम करता है, यानी -10 सेंटीग्रेड के ऊपर भी काम कर सकता है। और इसके अलावा जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है जो कि हाईली टेम्परेट एरिया में रहती हैं, तो वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी काम कर सकता है। ये आप एक ग्राफ देख ले टेम्परेचर के लिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख ले 0 सेंटीग्रेड है तो एंजाइम का फंक्शन थोड़ा स्लो है। जैसे कि आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, 30 कर रहे हैं तो ऊपर इंक्रीज़ भी हो रहा है, 40 के ऊपर वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, तो जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो हाईएस्ट है। जैसे आप 40 के आगे जा रहे हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी स्लो हो रही है, और यहाँ तक कि आखिरी लाइन 0 के ऊपर लगी है, इसका मतलब है कि एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। तो ये दो सेक्शन थे, टेम्परेचर और पीएच का। थर्ड नंबर पे है एंजाइम कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब है मकदार, एंजाइम के नंबर में इजाफा करना। तो इससे क्या असर पड़ता है, नॉर्मली एंजाइम जो है वो सेल के अंदर लो कंसंट्रेशन में मौजूद होते हैं, लेकिन अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन मकदार को, नंबर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है कि रिएक्शन की जो स्पीड है वो भी इंक्रीज़ होगा। फॉर एग्जांपल, अगर पहले एक काम के लिए 2 लोग थे, अब उस काम में के ऊपर 6 लोग लगे हैं तो वो जल्दी होगा। लेकिन एक पॉइंट आप गौर से देख लें, जब हम एंजाइम को इंक्रीज़ कर रहे हैं और आगे से सबस्ट्रेट नहीं है, अवेलेबल नहीं है, वो ऑलरेडी एंजाइम के साथ बाउंड हो चुके हैं, तो इस कंडीशन में अगर आप जितने भी एंजाइम ज़्यादा करेंगे तो रिएक्शन के ऊपर फिर कोई भी जो है वो असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन में 5 रिएक्टेंट है और पहले 2 एंजाइम थे, तो 3 सबस्ट्रेट, 3 रिएक्टेंट इसी तरह जो है वो अवेलेबल थे। हमने 4 किए तो वो भी बाउंड हो गए, 5 किए तो अभी एंजाइम हमने ज़्यादा किए, सारे सबस्ट्रेट और एंजाइम के साथ बाउंड हो गए, तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, जल्दी होगा। लेकिन अब हम 5 एंजाइम और ला रहे हैं, कंसंट्रेशन तो इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन आगे से रिएक्टेंट अवेलेबल नहीं है, रिएक्टेंट ऑलरेडी बाउंड है, तो ये जो 5 एंजाइम हमने ज़्यादा किए हैं इसका भी तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो लिहाजा जब तक सबस्ट्रेट अवेलेबल हैं तब तक आप एंजाइम की नंबर को इंक्रीज़ कर रहे हो, कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर रहे हो, तब फ़ायदा है। लेकिन अगर सबस्ट्रेट ख़त्म हो गए फिर उसके बाद एंजाइम की कंसंट्रेशन को ज़्यादा करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है और रिएक्शन फास्ट नहीं होगा। 4th नंबर पे है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यानी रिएक्टेंट सबस्ट्रेट मालिक्यूल की तादाद को में इजाफा लाना। ये भी सिंपल सी बात है, अगर आप सबस्ट्रेट को इंक्रीज़ करेंगे तो एंजाइम जो है वो उसके साथ बाउंड होगा और रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा। लेकिन आप सबस्ट्रेट इंक्रीज़ कर रहे हैं और एंजाइम सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मतलब है कि एंजाइम फ्री नहीं है, ऑलरेडी सबस्ट्रेट उसने लिया हुआ है, रिएक्शन कर रहा है और काम में लगा हुआ है। इस दौरान अगर आप सबस्ट्रेट इंक्रीज़ कर रहे हैं, उस सबस्ट्रेट को अटैच करने के लिए एंजाइम ही नहीं है, तो इस कंडीशन में भी रिएक्शन के ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला। ये डायग्राम आप देख लिया, यहाँ पे आपको जो ब्लू नज़र आई सबस्ट्रेट है, ये रेड जो है ये एंजाइम है, ये 2 सबस्ट्रेट है, 5 एंजाइम है, तो लिहाजा रिएक्शन हो रहा है। अगर हम सबस्ट्रेट को इंक्रीज़ कर ले इस तरह, आप देख सकते हैं तकरीबन 8 हमने लाए हैं, तो अब जो है वो 5 जो है वो एंजाइम के साथ अटैच हो जाएंगे, तो एंजाइम सैचुरेटेड हो गया, ऑलरेडी फेल हो गया। ये जो 3 सबस्ट्रेट हमने एक्स्ट्रा लाए हैं, अब यहाँ पे इसका कोई भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसके लिए एंजाइम नहीं है। तो लिहाजा जितने आप सबस्ट्रेट इंक्रीज़ करोगे तो रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा, लेकिन आप एंजाइम को देखें कि एंजाइम फ्री है कि नहीं है। जब तक एंजाइम फ्री है तो तब तक वो रिएक्शन फास्ट होगा। अगर एंजाइम अवेलेबल नहीं है, सैचुरेटेड है, तो फिर आप सबस्ट्रेट इंक्रीज़ कर रहे हो
तो कोई भी फ़ायदा फिर नहीं है। तो ये हमने 4 फैक्टर डिस्कस किया कि किस तरह एंजाइम रिएक्शन एंजाइम एक्टिविटी को ऊपर असर लाते हैं। आखिरी जो रह गया इनहिबिटर, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।